दोस्तों, क्या हुआ जब डीएम साहिबा कुंभ मेले में स्नान करने पहुंची और वहां उनका तलाकशुदा पति, जो अब नागा साधु बनकर भीख मांग रहा था, उसका सामना हुआ। इसके बाद डीएम मैडम ने जो किया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की, जहां एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ था। परिवार में पहले से ही कई लड़कियां थीं और जब फिर से एक लड़की का जन्म हुआ तो परिवार के लोग मायूस हो गए। सभी को बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी का जन्म कोई खुश नहीं था। बच्ची का नाम सविता रखा। सविता के पिता का नाम दीनदयाल और माँ का नाम सावित्री था। सविता बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। वह प्रयागराज के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और हमेशा अपने कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लेकर पास होती थी। उसके स्कूल के शिक्षक अक्सर उसके माता पिता से यह कहा करते थे कि उनकी बेटी बहुत ही होशियार और इसका भविष्य उज्जवल है। वे उन्हें सलाह देते थे कि सविता को आगे पढ़ाए ताकि वह अच्छी नौकरी कर सके, लेकिन उसके पिता हमेशा कहा करते थे, यह तो एक लड़की है, इसे क्या आगे पढ़ाना, यह पढ़ लिख कर क्या करेंगी, इसे तो ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना पड़ेगा, इसलिए इसे पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं। पर उसकी माँ सावित्री अपने पति से लड़ाई झगड़ करके सविता को हमेशा पढ़ाती आई। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब सविता 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उसकी उम्र लगभग 16 साल की थी जब समाज के कुछ लोग सविता के लिए रिश्ता लेकर उसके माता पिता और दादा दादी के पास आए। यह सुनकर सविता बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसकी उम्र अभी सिर्फ 16 साल की थी। उसके पिता दीनदयाल बहुत ही खुश थे, क्योंकि लड़के वाले एक अमीर खानदान से थे। वे चाहते थे कि जल्दी ही सविता की शादी करके इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। सविता के दादा दादी ने भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसकी माँ सावित्री अब भी उदास थी। सबने बिना सविता की रजामंदी पूछे और उसकी पसंद नापसंद जाने बिना ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़के की उम्र करीब 19 साल की थी, जबकि सविता की सिर्फ 16 साल की। जब सविता को पता चल गया कि उसकी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया है और कुछ दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली है, तो वह बहुत दुखी हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मुझे अभी 11वीं और 12वीं की परीक्षा भी देनी है और आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन उसकी माँ सावित्री भी क्या कर सकती थी, वह भी अपने सास ससुर और पति के आगे मजबूर थी। एक दिन उन्होंने अपने पति दीनदयाल से कहा, अभी सविता की शादी नहीं करना चाहती, उसे पढ़ाई करने दीजिए, इसकी शादी हम बाद में करवा देंगे। यह सुनकर दीनदयाल बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सावित्री को खूब मारा और प्रताड़ित किया कहते हुए, तू ही इस लड़की को बिगाड़ रही है, बड़ी होकर यह किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर लेंगी और मेरा नाम समाज में डुबा देंगी। इससे अच्छा है कि मैं अभी इसकी शादी करके समस्या से छुटकारा पा लूँ। यह सब सुनकर सविता बहुत दुखी हो गई। अपनी माँ को मार खाते हुए देखकर वह भी पिघल गई और शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद उसकी 10वीं की परीक्षा हुई, जिसमें वह अच्छे नंबर से पास हुई, लेकिन अब उसकी शादी की तारीख पास आ गई और उसे यह बाल विवाह करना पड़ा, जो वह नहीं चाहती थी। शादी के अगले दिन सविता ने अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका पति ना तो उसकी और देखता था और ना ही उसे उसके करीब आता था। शादी के बाद भी दोनों के बीच दूरियां बनी रही। सविता अपने सास ससुर और घर के अन्य लोगों की सेवा करती थी। वह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती, घर की साफ सफाई करती। धीरे धीरे उसके सास ससुर भी उसे प्रताड़ित करने लगे। आए दिन वे उसे ताने मारते और ढेर सारा काम करवाते। अब उसका पति भी धीरे धीरे प्रताड़ना में शामिल हो गया। वह रोज रात को शराब पीकर आता और सविता को परेशान करता और बिना किसी बात के
शोषित करता था और परेशान करता था। सविता धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। एक दिन वह अपने माता पिता के घर जाती है, जहाँ वह अपनी माँ और अपने पिता को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है। लेकिन उसके पिता उसका साथ नहीं देते और कहते हैं, जैसा तेरा सास ससुर कहे तू वैसा ही कर, अपने पति से ज़्यादा झगड़ा मत किया कर। ऐसा कहकर वे सविता को ससुराल वापस भेज देते हैं। अब तो उसके पिता उसकी सहायता करते हैं और ना ही उसका कोई पक्ष लेता है। ससुराल उसका पूरी तरह से नरक बन चुका था। एक दिन सविता की मुलाकात उसकी सहेली सरोज से होती है। सरोज कहती है, तेरा 10वीं का रिजल्ट आ गया है और तूने पूरे बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। यह सुनकर सविता खुश होती है, लेकिन मायूस भी हो जाती है और अपनी सहेली के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। सरोज पूछती है, क्या हुआ? तूने पूरे जिले और प्रदेश में टॉप किया है, फिर तू क्यों रो रही है? सविता आप बीती बताती है और कहती है, मुझे तो आगे पढ़ाई करनी है और एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं और मुझसे खूब काम करवाते हैं और मेरा पति मुझे रोज रात को मारता है, खूब मेरी पिटाई करता है। यह सुनकर सरोज रोने लग जाती है और कहती है, तू कब तक इस नरक में रहेंगी? एक ना एक दिन तुझे इससे बाहर आना ही पड़ेगा, वरना तू इसी तरह जीते जी मर जाएंगी। एक दिन तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इससे अच्छा है कि तू अपनी पढ़ाई जारी रख और 11वीं की परीक्षा दे और आगे तू 12वीं भी कर और आगे जाकर एक बड़ी अफसर बन। अगर तू ऐसे ही इस नरक में रहेंगी तो अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बिताएंगी? सरोज सविता का काफ़ी उत्साह बढ़ाती है और कहती है, तू आगे पढ़ाई कर, तेरे बहुत बड़े सपने थे, आखिर क्या हुआ तेरे उन सपनों का? इसके बाद सविता गहरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ा समय आगे बढ़ता है, लेकिन सरोज की बातें सविता के दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। इसके बाद सविता के दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं और एक दिन वह अपने ससुराल को छोड़कर भागने का ठान लेती है। एक रात वह अपने कुछ गहने जो उसके माता पिता ने उसे दिए थे लेकर ससुराल छोड़ देती है और बस पकड़कर दिल्ली चली जाती है। वहाँ उसकी एक सहेली रहती थी। वह दिल्ली में ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लगती है। सविता दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में दाखिला देती है, जहाँ वह अपनी 11वीं की परीक्षा देती है और 12वीं में दाखिला मिल जाता है। वह छात्रवृत्ति के आधार पर अपना दाखिला देती है और अपनी दोस्तों के घर पर ही रहती है। उसके पास कुछ पैसे और गहने थे, जिससे उसका गुजारा चलता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। उसके माता पिता और ससुराल वाले सविता को ढूंढ कर हार मान चुके थे। उधर सविता अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। समय के साथ वह 12वीं कक्षा में भी अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। इसके बाद उसके अच्छे परिणाम के आधार पर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और वह बीए की परीक्षा में भी काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास होती है और अपना नाम रोशन करती है। अब उसका लक्ष्य आगे एक बड़े अफसर बनने का था। एक दिन उसके कॉलेज में दिल्ली की कलेक्टर मैडम आती है। कलेक्टर मैडम अपने भाषण में अपने जीवन के संघर्षों को भी बच्चों के साथ साझा करती है। सविता कलेक्टर मैडम की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित होती है और वहीं से कलेक्टर बनने की प्रेरणा पाती है। सविता उसी दिन ठान लेती है कि वह भी एक दिन कलेक्टर बनेगी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बाद वह कलेक्टर मैडम का पीछा करती है। सौभाग्य से कलेक्टर मैडम की नज़र सविता पड़ जाती है और वह सविता से कहती है, बेटा क्या हुआ? मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम मेरा पीछा कर रही हो। भाषण देते समय भी मुझे तुम्हारे अंदर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। बोलो बेटा क्या हुआ? सविता अपने जीवन की पूरी सच्चाई कलेक्टर मैडम को बता देती है। वह कहती है, मेरा बाल विवाह हुआ है, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरा पति भी मुझे बहुत प्रताड़ित करता है। वहाँ से भागकर मैंने दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और अब बीए की परीक्षा दे रही हूँ। यह सुनकर कलेक्टर मैडम कहती है, सविता बेटा तुम बहुत बहादुर हो और तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अपने उज्जवल भविष्य के लिए कदम उठाया है। अगर तुम चाहो तो अपने भविष्य को बहुत सुनहरा बना सकती हो।
सविता उनसे पूछती है, मैडम मुझे आगे जाकर क्या करना चाहिए? मैं भी आपकी जैसी बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। तब कलेक्टर मैडम सविता को कहती है, अगर तुम्हें मेरे जैसा बड़ा अफसर बनना है तो तुम्हें आईएएस की परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा काफ़ी कठिन होती है, लेकिन मुझे तुम में वही काबिलियत नज़र आ रही है। अगर तुम चाहो तो यह परीक्षा दो और उसकी तैयारी करो। एक दिन तुम भी बहुत अच्छे कलेक्टर बनोगी। यह सुनकर सविता बहुत प्रभावित होती है। अब उसे अपना लक्ष्य मिल चुका था। वह समझ चुकी थी कि उसे कलेक्टर बनना है। इसके बाद वह काफ़ी परीक्षाएं पास करके आईएएस बनने की तैयारी में जुट जाती है। वह कोचिंग सेंटर में दाखिला लेती है। उसके पास जो गहने थे उन्हें बेचकर वह अपना दाखिला कराती है। सविता अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। इसके बाद उसकी मुलाकात एक गांव के लड़के से होती है जो आईएएस की तैयारी कर रहा था। उसका नाम मुकेश था और मुकेश के बीच धीरे धीरे हो जाती है। मुकेश भी पढ़ाई में बहुत तेज था। उसकी ज़िंदगी की कहानी भी काफ़ी गंभीर थी। वह एक गरीब परिवार से था और अपने पूरे घरबार को छोड़कर कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली आया था। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं और एक दूसरे को पढ़ाई में आगे बढ़ाने की मदद करते हैं। साथ में आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। एक दिन के बाद वे आईएएस की परीक्षा देने जाते हैं और पहली परीक्षा में दोनों अच्छे नंबर लाकर पास हो जाते हैं। उनके अंदर काफ़ी उत्साह था और दोनों मन लगाकर साथ में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जहाँ एक लड़का और एक लड़की होते हैं वहाँ पर दोस्ती तक सीमित नहीं रहता। यह रिश्ता एक समय पर आकर आगे बढ़ ही जाता है। दोनों के बीच नज़दीकियाँ और बढ़ती है और एक दिन मुकेश सविता को प्रपोज कर देता है और कहता है, सविता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सविता मन ही मन मुकेश से प्यार करती थी, लेकिन वह चाहकर भी उसे हाँ नहीं बोल पा रही थी क्योंकि उसका लक्ष्य अभी कुछ और था और उसका पति भी अभी जिंदा था। सविता कहती है, मैं शादीशुदा हूँ। भले ही मैं अपने पति के साथ कभी भी नज़दीक नहीं हुई, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं तुम्हें सारी सच बताना चाहती हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मेरा बाल विवाह हुआ है और मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ आई हूँ। मुकेश कहता है, मुझे तुम्हारे पास्ट से लेना देना नहीं है। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। हम दोनों साथ में मिलकर कलेक्टर की आगे की परीक्षा देंगे और साथ में कलेक्टर बनेंगे। इसके बाद सविता भी मुकेश को हाँ कर देती है और दोनों एक दूसरे के और ज़्यादा नज़दीक आते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ नज़दीकियाँ बढ़ जाती है वहाँ लक्ष्य टूट जाते हैं, और हुआ भी यही। धीरे धीरे मुकेश का पढ़ाई से मन हट रहा था, जबकि सविता का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। वह अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी जोरों शोरों से कर रही थी, लेकिन मुकेश के मन में सिर्फ सविता का ही ख्याल थे। अब अगली परीक्षा आ चुकी थी। सविता ने अपना पेपर खूब अच्छे से दिया और मुकेश ने भी अपना पेपर दिया, लेकिन परिणाम उम्मीद से बिल्कुल उलट निकले। सविता अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुई, जबकि मुकेश फेल हो जाता है। यह देखकर मुकेश काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। सविता ने भी मुकेश से कहा, हम कुछ समय के लिए अब दूर रहेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों ऐसे साथ ही रहेंगे तो इसका असर हमारे पढ़ाई पर पड़ेगा। और अब आखिरी पड़ाव आ चुका था। सविता ने मुकेश की बात सुनी और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गया। मैंने सच में कलेक्टर बनने के लिए टॉप किया है। मुकेश हंसते हुए कहता है, हाँ तुमने पूरे ज़िले में टॉप किया है। अब तुम्हें कलेक्टर बनने का अवसर मिलेगा। मुझे खुशी है कि तुमने यह साबित कर दिया है कि किसी भी मुश्किल को पार कर बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। सविता की आंखों में आंसू आए थे, लेकिन वह अपने आंसुओं को छिपा नहीं पाई। उसने कहा, यह सब तुमसे मिले समर्थन, प्रेरणा और मेहनत के कारण हो सका है। बिना तुम्हारी मदद के मैं यह रास्ता नहीं तय कर सकती थी। मुकेश और सविता दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सविता के लिए यह सफलता सिर्फ एक व्यक्ति उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह हर उस कठिनाई, संघर्ष और दर्द का प्रतीक थी जिसे उसने अपने जीवन में सहा। सविता का जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था और मुकेश भी उसकी सफलता को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। अब दोनों जानते थे कि सफलता सिर्फ शिक्षा और कठिन मेहनत से नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए लगातार
लड़ने और हार ना मानने से मिलती है। अगले कुछ दिनों में सविता का इंटरव्यू हुआ जिसमें उसने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी पूरी तैयारियों को साबित किया। परिणाम आया और सविता ने कलेक्टर बनने का सपना पूरा किया। मुकेश ने उसकी कड़ी मेहनत को देखा और कहा, तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी एक मिसाल पेश की है जो समाज में दबाव और चुनौतियों का सामना करती है। तुमने हमें सिखाया है कि किसी भी स्थिति में अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए। सविता ने कहा, यह मेरी केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, यह उन सभी लोगों की सफलता है जिन्होंने मेरे सपने में विश्वास किया, मुझे हर कदम पर समर्थन दिया। अब सविता कलेक्टर बन चुकी थी, लेकिन उसका सफ़र यही खत्म नहीं हुआ था। उसने मुकेश से कसम खाई थी कि वे दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और अपनी मंजिल तक एक साथ आगे बढ़ेंगे। सविता ने मुकेश को गले लगाकर बहुत रोते हुए पूछा, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गया था और अटेम्प्ट में भी फेल हो चुका हूँ। यह सुनकर का दिल भर आया। उसने मायूस होकर कहा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मुकेश ने हौसला देते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम तो कलेक्टर बन गई हो ना, मैं उसमें ही खुश हूँ। दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया। इसके बाद सविता ने मुकेश से कहा, मैं डीएम पद पर नियुक्त होने से पहले तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कानूनी तौर पर अपने पति से तलाक लेना पड़ेगा। सविता ने अपने पति को लाख का नोटिस भी जारी किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मुकेश और कविता दोनों साथ रहने लगे। अब भी शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सविता का अपने पहले पति से तलाक नहीं हो रहा था। इतने में सविता की पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हो गई, जहां उसे अपना कार्यभार संभालना था। सबसे पहले सविता अपनी माँ से मिलने घर गई। उसने घर जाकर अपनी माँ को ढूंढा, लेकिन किचन से बाहर आई अपनी बेटी को सामने देखकर माँ खुशी से झूम उठी। उन्होंने सविता को गले लगाया और कहा, बेटी तुम कहाँ गई थी इतने साल? हम सब बहुत परेशान थे। सविता ने अपनी माँ को बताया, माँ मैं दिल्ली में थी, वहाँ मैंने खूब मेहनत की और आज मैं कलेक्टर बन गई हूँ। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने पति को बुलाया। सविता के पिता अपनी बेटी को देखकर खूब रोने लगे और कहते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दो, इस समाज में बेटियों के साथ इतना गलत होता है जिसके चल मैंने तेरे नाबालिग अवस्था में ही शादी करवा दी थी। तेरे ससुराल वालों ने तुझे बहुत प्रताड़ित किया था, फिर भी मैंने तेरी एक नहीं सुनी। आज मुझे इसका खूब एहसास हो रहा है। सविता के पिता रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगे। सविता ने अपनी दोनों माता पिता को गले लगाए हुए कहा, अब सब ठीक है, आप मेरे साथ चले, अब हम एक घर में साथ रहेंगे। इसके साथ ही सविता के माता पिता भी उसके साथ रहने लग गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा था। माँ ने उससे कहा, बेटा अगर तुम्हें अपने काम से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो हम प्रयागराज कुंभ मेले में चले। सविता ने अपनी नौकरी से 2-3 दिन की छुट्टी लेकर अपने माता पिता के साथ प्रयागराज जाने का फैसला किया। यह महाकुंभ सदी का सबसे बड़ा आयोजन था। महाकुंभ मेले की रौनक अपने चरम पर थी। साधुओं और चमत्कारिक संतों की भीड़ से मेले का माहौल अद्भुत हो गया था। डीएम मैडम सविता अपनी माँ और पिता के साथ इस पवित्र महाकुंभ मेला घूम रही थी। वह गंगा नदी के घाट पर पहुंची जहाँ स्नान हो रहा था। तभी अचानक एक नागा साधु वहाँ आता है और सविता के पकड़ने लग जाता है। सविता ने चौंक हुए साधु से पूछा, आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? साधु महात्मा ने अपने मुंह से राख हटाई और यह देखकर सविता स्तब्ध रह गई। वह साधु कोई नहीं बल्कि उसका पहला पति था। सविता ने कहा, आप साधु के रूप में कैसे? साधु यानी सविता ने अपने पति से सविता के पति ने कहा, जब तक तुम मेरे साथ थी मैंने तेरी कदर नहीं की। मैं तुम्हें रोज पीटता था, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने तुम्हें खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली। मैंने एक अच्छी औरत को
खो दिया था और बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। कुछ सालों तक मैं इधर उधर पागलों की तरह घूमता रहा। इसके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं अब संन्यास ले लूँगा और तब मैंने साधु बनने का फैसला किया। यह सुनकर सविता और उसके माता पिता के होश उड़ गए। वह साधु रोते हुए बोला, मैंने तुम्हें खूब मारा था, खूब प्रताड़ित किया था। मुझे माफ़ कर दो। सविता ने अपने पहले पति से कहा, अगर आप मुझे नहीं मारते, नहीं प्रताड़ित करते तो आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। नियति ने ही यही लिखा था, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अगर आप और आपके माता पिता मुझे प्रताड़ित नहीं करते तो आज मैं डीएम नहीं बन पाती। इसके बाद डीएम मैडम सविता ने उस अधूरी साधु जो उनके पहले पति थे उनसे कानूनी तौर पर तलाक ले लेती है और तलाक के बाद सविता और मुकेश की शादी होती है। उनकी शादी बेहद धूमधाम से होती है और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। शादी के बाद सविता और मुकेश ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। सविता ने अपने डीएम के पद पर रहते हुए समाज के कई सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिससे कई लड़कियों को अपने सपने पूरे का मौका मिला। मुकेश ने भी अपने कलेक्टर बनने के सपने को फिर से जीने का फैसला किया और सविता के समर्थन से एक बार फिर से परीक्षा की तैयारी शुरू की। इस बार मुकेश ने पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई की और आखिरकार वह भी कलेक्टर बनने में सफल हो गया। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में आदर्श बनकर समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी कहानी न केवल लोगों को प्रेरित किया बल्कि यह भी दिखाया कि अगर सही समय पर सही फैसले लिए जाए और सच्चे साथी का साथ हो तो किसी भी मुश्किल पार किया जा सकता है। उनकी सफलता की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है और कई युवा उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़े। सविता और मुकेश का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी बन गया जो समाज में परिवर्तन और उम्मीद की किरण लेकर आया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क करना है ताकि आप इस कहानियों से सीख लेकर समाज में एक सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सके। कहानी का संदेश, सविता और मुकेश की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं, सही मार्गदर्शन पाते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह कहानी महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज में समानता के महत्व को भी उजागर करती है। समाज को संदेश, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और किसी भी प्रकार की प्रताड़ना को सहन नहीं करना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है? हमारे देश में आज भी कई ऐसी जगह है जहां बाल विवाह जैसी कुप्रथा जारी है। लड़कियों के माता पिता उनकी बचपन में ही शादी तय कर देते हैं, जिससे उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कृपया अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।